तो हमारा टॉपिक है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। और इसी में जो पहला टॉपिक हमारा आता है वो आता है सिस्टम का, कि सिस्टम क्या है। उसके बारे में बताया गया है कि सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग यूनिट्स और कंपोनेंट्स लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ भी टास्क करते हो, तो हमारे को क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। ऐसा नहीं है कोई भी काम हम बिना किसी मतलब के कर रहे हो। अगर हम खाना भी खा रहे हैं, डेट मीन्स कि हमारा मोटिव क्या है कि हमारी जो भूख है वो शांत हो जाए। या अगर हम किसी से कुछ पूछना है तो हम उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं, या किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। डेट मीन्स कि कोई ना कोई मोटिव उसके पीछे होता है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो फुलफिल करने के लिए हम उस काम को करते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम के अंदर हमारी बहुत सारी इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग यूनिट्स होती हैं। अब ये फंक्शनिंग यूनिट्स या मॉड्यूल्स अगर कहा जाए, आपस में इंटर रिलेटेड तो होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और ओवरऑल जब सारी टास्क हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो हमारा अचीव हो जाता है। जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है सिस्टमा, जहाँ से निकल करके आया है। और रिसोर्सेज जितने भी हमारे वो एक साथ काम कर सकें, जो हमारे इनपुट है उनको हम आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी रहती हैं। अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ गोल। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा गोल जब अचीव हो जाए तो वो हमारा सिस्टम कहलाता है। कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो हमने प्री डिफाइंड गोल्स के साथ हमने उसको डेवलप किया था, उसमें हमने कुछ इनपुट्स दिए और वो इनपुट्स हमारे फुलफिल हो गए, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आउटपुट आ गया, यानी कि जो हमारा गोल था वो हमारा अचीव हो गया। तो ग्रीक वर्ड है, ऑल्दो इंग्लिश में इसको हम यूज़ करते हैं। सिस्टम के अगर यूज़र्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे एंड यूज़र्स होते हैं। एंड यूज़र्स में हमारे कस्टमर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, ये सारे के सारे हमारे सिस्टम के यूज़र्स होते हैं। एंड यूज़र्स, इनके पास काम करने के राइट्स होते हैं लेकिन कोई भी उसमें चेंजेस करने के राइट नहीं होते। यानी कि अगर हम चाहें कि हमारे सिस्टम में अब फंक्शनिंग में कुछ चेंज हो जाए, अगर कोई टास्क हम मंडे टू सैटरडे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मंडे टू फ्राइडे हो जाए, तो ये उस टास्क को चेंज करने के राइट्स नहीं रखते। ये सिर्फ उस पर काम करने के राइट्स इनके पास होते हैं। उसके लिए हमारे पास स्पेशल यूज़र्स होते हैं जिनको हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, उस पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये सारा काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत रहता है। और लास्ट में हमारे आते हैं टेक्निकल यूज़र्स। टेक्निकल यूज़र्स क्या करते हैं, जो कि हमारे डेवलपर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जो कि उस सिस्टम की वर्किंग और उसके एनहांसमेंट को लेकर के काम करते हैं, कि किस तरह से वो हमारा सिस्टम काम कर रहा है, क्या उसकी वर्किंग है, और क्या हम उसमें एनहांसमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सिस्टम यूज़र्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आती हैं, जिसमें प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंटरलेटेड कंपोनेंट्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, इंटरडिपेंडेंस है, इंटरेक्शन है और इंटीग्रेशन है। तो कुछ ये सारे हमारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो सिस्टम के अंदर हम डिफाइन करते हैं, और ये सारी की सारी हमारी कैटेगरीज कहलाती हैं उस सिस्टम की, जो भी सिस्टम हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि हमारे पहले से ही डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, कौन से गोल्स होंगे, कैसे उसको अचीव करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएंगी। इंटरलेटेड में क्या है कि जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं, जो भी हमने मॉड्यूल्स अपने बना रखे हैं, वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो सकता है। हमें एक आउटपुट मिला तो वो इनपुट हो गया। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और मैं IRCTC की साइट पे गया, अपने कुछ डिटेल्स भरे और मैंने टिकट बुक कराया। अब जब मैंने टिकट बुक कराया तो वहाँ पर कुछ पेमेंट करने के बाद मुझे एक ऑनलाइन मैसेज आ गया कि आपकी टिकट बुक कर दी गई है। तो उस IRCTC की ऐप के थ्रू जो आउटपुट मुझे मिला,
अब ट्रेन में चढ़ने के लिए ये मेरा इनपुट होगा, क्योंकि जब टिकट कलेक्टर आएगा, जब वो चेक करेगा टीसी, तो वहाँ पर आके मेरे को वो पूछेगा टिकट है आपके पास, तो मुझे वो टिकट उसको दिखाना पड़ेगा। अब ये टिकट जब हम उसको दिखाएंगे तभी हम उस पर सफ़र कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कैसे? जो हमारा IRCTC का पोर्टल है उसको आप भी एक्सेस कर रहे हो, मैं भी एक्सेस कर रहा हूँ, और टिकट बुक करा रहे हैं। अगर मैं टिकट बुक कराने के बावजूद भी उस ट्रेन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, तो क्या ट्रेन नहीं चलेगी? ट्रेन अपने आप चलेगी, चलेगी अपने टाइम पे चलेगी। वेट करेंगे वो 1 स्टेशन 2 स्टेशन तक मेरा, नहीं आएंगे तो किसी और को सीट एलोकेट कर देंगे, राइट? तो सिस्टम इंटर रिलेटेड तो हैं, लेकिन इंटर डिपेंडेंट भी हैं, यानी कि वो अपने आप में अपनी वर्किंग खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है सब सिस्टम की। जो हमारे सिस्टम्स हैं उसमें कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम उसके सब सिस्टम डिज़ाइन कर देते हैं कि छोटी छोटी टास्क में उसको डिफाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यहाँ पर लगती है। एक बड़े सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको हमने फर्दर 4 सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया, और हर एक अपने अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, और लास्ट में कुमुलेटिव उनका जो आउटपुट है उसको हम वापस एज अ वन सिंगल आउटपुट आगे सेंड कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं जो कि सब सिस्टम के थ्रू हम उसको अचीव करते हैं। अब यहाँ पर अगला आता है हमारे पास इंटरडिपेंडेंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सिस्टम जो है हमारे वो इंटरडिपेंडेंस वहाँ पर रहती हैं, और एक सिस्टम का जो इनपुट जो हमने दिया है उसमें आउटपुट जनरेट हुआ है, दूसरे सिस्टम के लिए इनपुट भी हमारा वहाँ पर बन सकता है। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है इंट्रैक्शन, यानी कि सभी सिस्टम क्या करेंगे, आपस में इंट्रैक्ट भी करेंगे। इंट्रैक्ट करेंगे डैट मीन्स कि जो भी हमारे सिस्टम हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी हमारे आउटपुट भी यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। और सब सिस्टम्स या सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो हमारे इंटीग्रेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़ने के बाद ही एक प्रॉपर हमारा सिस्टम बन पा रहा है। बिना उसके तो सिस्टम हमारा बन ही नहीं पाएगा। और एक चीज़ और आती है कि कोई भी सिस्टम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। कोई भी सिस्टम हो, सब सिस्टम हो, तो आइसोलेशन में वो काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम कहें कि कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो इंटरेक्ट करता है सिस्टम की बाउंड्रीज से, एनवायरनमेंट से, इंटर रिलेशनशिप होती हैं आपस में सब सिस्टम्स में, तो कहीं ना कहीं इनका आपस में कनेक्शन रहता है। बिना उसके तो ये काम कर ही नहीं सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारी टर्मिनोलॉजी आई ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रैक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। तो वही चीज़ है जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी कि एक पूरा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम, आपको याद होगा हमने एक बार डिस्कस भी किया था, ये हिरार्की ट्रायंगल होता है। टॉप लेवल होता है हमारे पे, मिडिल लेवल होता है, और
लोअर लेवल होता है। तो जितने भी आपके वर्कर्स हैं वो सारे आपके लो लेवल पे आते हैं। जो आपके एम्प्लॉयज़ या सुपरवाइज़र्स हैं वो आपके मिडिल लेवल में आएंगे। और जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं या आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, आपके सीईओ है, कंपनी के ऑनर है, चेयरमैन है, वो सब के सब आपके टॉप मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इंटरेक्शन, ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरेक्टेड रहेंगे। जो बॉस है, सीईओ है कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको इससे मतलब नहीं है कि आज कितने एम्प्लॉय छुट्टी पे थे, कितने एम्प्लॉय आए हैं। उनको इससे मतलब है कि आज के दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ है फैक्ट्री में, कितने की यहाँ पर अर्निंग हुई है, कितना माल भेजा गया, कितना स्टॉक है। सिर्फ उनको अपने अकाउंट से, अपने वैल्यू से, जो नंबर हैं, जो पैसे हैं, उससे मतलब है। बाकी उनको डिटेलिंग में नहीं जाना होता। अब ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं, सब के सब आपस में इंटरडिपेंडेंस भी है। अगर सुपरवाइज़र काम ही नहीं बताएगा तो वर्कर क्या काम करेंगे। और सुपरवाइज़र को काम करने के लिए अगर कोई बिजनेस लेके आके नहीं देगा, या कोई काम एलोकेट ही नहीं होगा, असाइन नहीं होगा, कोई टास्क नहीं होगा, तो सुपरवाइज़र भी आगे क्या काम करवाएगा। तो कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। और जब वर्कर काम करेंगे और प्रोडक्शन होगा तो कंपनी की ग्रोथ भी होगी। तो ये टॉप लेवल के लिए भी बेनिफिशियल है। तो इस तरह से जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं, जितने भी सबसिस्टम्स हैं, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी रहते हैं। और इंटीग्रेशन के साथ, यानी कि आपस में जुड़ करके ही ये काम करते हैं। और काम किसके लिए करते हैं? एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस आज आए तो आज हमने 2000 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, नेक्स्ट डे आए 10,000 यूनिट का कर दिया। तो ऐसे नहीं करेंगे रैंडम। कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पर पहले से ही ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे कि इस मंथ में या इस क्वार्टर में हमें कितना प्रोडक्शन करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, तो वो वहीं पर ही सॉर्ट आउट करी जाएंगी। अगर प्रोडक्शन 2000 का हुआ है तो और 10,000 करना था, तो 8,000 का किस तरह से अचीव किया जाए। जो हमारा बैकलॉग चल रहा है, क्या हमें छुट्टी वाले दिन किसी को बुलाना है, या 1 आवर एक्स्ट्रा करके वर्किंग डेज में उसको अचीव करना है। कैसे ये चीज़ें हमारी कंट्रोल होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं और उसके थ्रू ही उनको अचीव किया जाता है। रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर हम लें किसी ऑफिस के अंदर, तो एक ऑफिस के अंदर एक सब सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स और मार्केटिंग का हो सकता है, पर्सनल्स का होगा, मटेरियल का होगा, फिनेंस का होगा। यानी कि कंपनी है, कंपनी किसी न किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है। उस प्रोडक्शन की हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं उस प्रोडक्ट को, ताकि उसकी सेल बढ़ जाए। और जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी कंपनी को क्या होगा? मुनाफा होगा। पर्सनल्स यानी कि जो उस कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सारे के सारे पर्सनल्स के अंदर आएंगे। मटेरियल, दो तरह का मटेरियल। एक तो जो हमारा आउटपुट है, यानी कि जो हमारा रेडीमेड हमारा सिस्टम है, या हमारा जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, जो भी हमारा आइटम बन के निकला है, एक तो वो मटेरियल और एक होता है रॉ मटेरियल। उस मटेरियल को बनाने के लिए, उस आइटम को बनाने के लिए क्या क्या हमारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो रॉ मटेरियल के अंदर आएगा। तो वो भी टाइमली हमारे कंपनी में, हमारी मशीनों तक टाइमली पहुंचना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्शन भी एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम होने रहती है या आगे फ्यूचर में हो सकती हैं। और जब ये सारी चीज़ें काम करेंगे तो इसके पीछे कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्शन भी काम करेगा। देखिए, आप कुछ भी काम करें, पैसा वहाँ पर इन्वॉल्व होता ही होता है। बिना पैसे के लिए तो कोई काम करता नहीं, राइट। तो पैसा जब यहाँ पर इन्वॉल्व है तो उसके लिए एक फाइनेंस सेक्शन भी रहेगा, जो कि सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। तो जितने भी हमारे इंटरडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, वो आपस में क्या करेंगे? प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से, और इतना इफेक्टिव उसको बनाएंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉफिटेबल हो जाए, यानी कि हमें उससे मुनाफा मिलना
शुरू हो जाए तभी हम यहाँ पर अच्छे से काम कर पाएंगे। जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है, डिज़ाइनर्स की अगर बात करें यहाँ पर सिस्टम डिज़ाइनर्स में, तो क्या क्या काम करते हैं सिस्टम डिज़ाइनर्स कि ये सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, साथ ही साथ फोकस करते हैं इंटरफेस डिज़ाइन का, सिस्टम इंटीग्रेशन का और डेटाबेस सिक्योरिटी का, कि अगर हमारा कोई डेटाबेस को हैक करने की कोशिश करे, कि उसको चुराने की कोशिश करे, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो वहाँ पर प्रॉपर्ली लिए होने चाहिए। साथ ही साथ स्केलेबिलिटी के इश्यूज़ भी यहाँ पर डील होते हैं कि कल के डेट में हमें अपना प्रोडक्शन साइज़ बढ़ाना है, अपने एम्प्लॉय का काउंट बढ़ाना है या कम करना है, या सिस्टम में कोई मेंटेनेबिलिटी की आवश्यकता है उसको देखना है, एफिशिएंसी कैसे उसकी और ज़्यादा बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिस्टम डिज़ाइनर्स के थ्रू में डील होती हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। ब्रिज की तरह किसमें काम करते हैं, जो बिजनेस की नीड है और क्या टेक्नोलॉजी चल रही है जो हम अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेकर आ सकते हैं। साथ ही साथ ये गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, कि यूज़र की रिक्वायरमेंट आखिर क्या है। आज की डेट में अगर मैं 2G 3G फ़ोन बना के अगर बेचना शुरू करूँ तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि 5G तो हम यूज़ कर रहे हैं, 6G की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक, हाँ, लेकिन अगर मैं 6G का प्रोडक्शन स्टार्ट करने की सोचूं कि हाँ मैं 6G टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ और अगले 6 महीने में मेरी कंपनी 6G मोबाइल फ़ोन बनाएगी, तो बिल्कुल ये हाथों हाथ बिकने शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट कहाँ पर है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट सिस्टम्स स्पेसिफिकेशन, ये भी यहाँ पर हमें मैनेज करना होता है कि सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन भी हमें यहाँ पर बनाना है। जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है और जो कंप्लायंस है वो भी हमें पूरी करनी होती है, उसको इंश्योर करना होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हम पूरा कर रहे हैं, इन सारे मानकों का हम अच्छे से पालन भी कर रहे हैं, राइट। देन हमारा आता है कोलैबोरेट विद डेवलपर्स। जो भी हमारे डेवलपर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना, जो हमारे टेस्टर्स हैं उनसे देखना कि इसको चेक करो, कोई कमी तो नहीं छोड़ गई, कोई इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत तो नहीं है, कोई लैग तो नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें टेस्टर चेक करेगा। और साथ ही साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उस कंपनी के या उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के, वो आपको बताएंगे कि हाँ किस तरह से यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। उनको अपडेट भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टेक होल्डर में आपके शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है और उसके आपने शेयर लिस्टेड करे हुए हैं, तो जो शेयर होल्डर होंगे वो भी उसके स्टेक होल्डर की ही कैटेगरी में आएंगे। कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस सिस्टम भी यहाँ पर हमारा होता है और इसमें हमारे 6 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारा हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, पीपल जो उस पर काम करते हैं, सारी जो डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे होंगे वो सारे का सारा डेटा कहलाएगा, और जो प्रोसेस्ड डेटा होगा वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। तो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर चाहिए होती है और साथ ही साथ प्रोसीजर्स भी यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए होती हैं जब भी हम एक बिजनेस सिस्टम की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस सिस्टम में ये सारी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे टाइप्स के हमारे पास सिस्टम्स हैं, जिसमें फिजिकल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स, ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम और मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन प्रोसेस सपोर्ट सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम हमारे यहाँ पर आते हैं। तो इन सिस्टम्स पे भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। फिजिकल सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास टेंजिबल आउटकम होते हैं, साथ ही साथ विजिबल सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारे के सारे आपके फिजिकल सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैं अपने सिस्टम में ऐसा कुछ कर दूं और ये कर दूं और ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो क्या है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चल रहा है, मेरी सोच में चल रहा है। ऑल्दो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे वो सिस्टम हमारा यहाँ पर काम कर रहा है। इसके बाद हमारे आते हैं ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है कि ये इंटरेक्ट फ्रीली करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, कुछ भी इनपुट आना है, कोई आउटपुट देना है, डायरेक्टली ये एनवायरनमेंट के साथ डील कर लेते हैं। और इनके जो गोल्स होते हैं वो उसी तरह हम डिज़ाइन करते हैं कि इसको हम एनवायरनमेंट के साथ डील करते हुए या अपनी बाउंड्रीज से इंटरेक्ट करते हुए ही उसको
अचीव कर लें। क्लोज सिस्टम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम, ऑल्दो अचीव नहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने घर से जाना है बेंगलुरु जाना है, तो बेंगलुरु जाने के लिए आप क्या कहेंगे कि सर मैं ट्रेन से चले जाऊँ? मैं कहूँगा नहीं, आपको सिस्टम यूज ही नहीं करना। डेट मीन्स जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो आपको यूज़ नहीं करना। आपने कहा सर फ्लाइट से चले जाऊँ? नो। क्यों? आपको जो एयरबस है, जो एयरपोर्ट है, वो सर्विसेज आपको लेनी नहीं है। आपने कहा सर बस से चले जाऊँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी एक सिस्टम है, आपको उसको भी नहीं लेना। देन आपने कोई बात नहीं, मैं अपने कार से या अपने बाइक से चले आता हूँ। नहीं, वो भी अपने आप में एक सिस्टम ही है। आपकी कार, आपकी बाइक भी एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, एक सिस्टम है। और ऑल्दो क्लोज सिस्टम में वो काम भी नहीं कर सकता। क्यों? कल की डेट में जब आप जाओगे तो रास्ते में आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, पेट्रोल डीजल भी लेना पड़ेगा। कहाँ से लोगे? पेट्रोल पंप से। अगेन आप क्या कर रहे हो? सिस्टम की बाउंड्री से इंटरेक्ट कर रहे हो। आपने कहा सर कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, गाड़ी से अपने साइकिल से चले आता हूँ। साइकिल में भी आपको क्या करना होगा, समय समय पर उसमें हवा भरवानी होगी, उसको कहीं पंचर हो गया तो उसको ठीक कराना होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? सिस्टम की बाउंड्री से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने कहा सर छोड़ो सब कुछ, मैं पैदल जाता हूँ। तो पैदल भी आप जाओगे तो आप किसी रोड के थ्रू जाओगे। रोड भी किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, कोई एक सिस्टम वहाँ पर काम कर रहा है। आप कैसे उन रोड्स पे जा सकते हो? तो कहने का मोटिव क्या है कि कहीं ना कहीं हम सिस्टम की बाउंड्री से इंटरेक्ट करते ही करते हैं। तो इसलिए फुली क्लोज सिस्टम हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर इंटरेक्शन हमारा रहता है। इसके अलावा डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम यहाँ पर आते हैं। जो भी हम प्रिडिक्टेबल मैनर में जो हम ऑपरेट करते हैं वो हमारे डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। और जहाँ पर हम ये होता है कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेल रहा हूँ कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर स्टूडेंट आ गए तो मैं क्लास लूँगा, स्टूडेंट नहीं आए तो छुट्टी हो जाएगी। इस तरह की जैसे प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें जो होती हैं प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम के अंतर्गत हमारे आते हैं। इसके अलावा जो मैनमेड सिस्टम्स हैं, मैनमेड सिस्टम्स के अंतर्गत आपके 3 तरह के सिस्टम हैं, जिसमें आपका टीपीएस, डीएसएस और एक्सपर्ट सिस्टम है। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर आपके क्या है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो रही हैं। एक पर्टिकुलर छोटी छोटी ट्रांजैक्शन भी उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है और उसको प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, डीएसएस में आपका जो मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व होता है और वो डिसीजन लेता है कि क्या यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना है, क्या नहीं कराना है, क्या वर्किंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर आती हैं। और एक्सपर्ट सिस्टम हमारे कोई ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें हम कुछ प्री डिफाइंड टास्क पहले से ही डिज़ाइन करके रखता है, जिसमें अगर कोई भी एक्शन ट्रिगर होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो हमारे सिस्टम को पता होता है और वो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। तो सारे के सारे हमारे एक्सपर्ट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। सिंपल सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस की अगर बात करें यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्रिएटिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें इनिशिएशन है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है और मेंटेनेंस है। यानी कि कोई भी सिस्टम अगर आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कोई सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इनिशिएशन पार्ट पे जाना होगा। इनिशिएशन में क्या होगा कि आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट एनालिसिस है उस सिस्टम को बनाने के लिए, तो वो आपका रहेगा। देन उसके बाद एनालिसिस करने के बाद अगर आप कहते हैं कि हाँ ये फिजिबल है, हम इस पर काम कर सकते हैं, तो आप फिर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करके एनालिसिस करने के बाद आप डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट कर देंगे। डिज़ाइनिंग होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, कोडिंग करेंगे। कोडिंग यानी कि जो आपका फ्रंट एंड है उसको बैक एंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। फिर आप किसके पास भेज देंगे, टेस्टर के पास भेज देंगे उसको। टेस्टर उसको टेस्ट करेगा, क्या वाकई आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं। देन आपका क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन फेज आएगा कि हम उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे।
और इम्प्लीमेंट करने के बाद भी कई बार कुछ कमियाँ आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस के अंदर डील करते हैं, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर जो मेंटेनेंस पार्ट है वो उसको चेकआउट करता है, उसको ठीक करने का काम भी रहता है, साथ ही साथ समय समय पर बैकअप भी वो सिस्टम का लेता रहता है। तो इनिशिएशन फेज जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एसडीपी के अंतर्गत आता है, जिसमें हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं, ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं और स्कोप वगैरह डिफाइन करते हैं। स्टेक होल्डर कौन है, कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन गैदर होगी, क्या क्या यहाँ पर रिस्क एसोसिएट हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर हम गोल्स, बजट और टाइमलाइन भी डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी रहती हैं। इसके बाद एनालिसिस फेज आता है। एनालिसिस फेज के अंदर हम एग्जामिन करते हैं कि यूज़र की आखिर नीड क्या है, सिस्टम से क्या रिक्वायरमेंट वो चाहता है, क्या यहाँ पर हम डिज़ाइन कर सकते हैं, चीज़ें फिजिबल होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को गैदर करना, एनालाइज करना और उनको डॉक्यूमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें उसमें क्या मिलती है, क्लैरिटी मिलती है कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। की एस्पेक्ट्स देखते हैं, फिजिबल है नहीं है, डेटा फ्लो कैसे काम करेगा, पहले कहाँ पर डेटा जाएगा, फिर किसके पास कंट्रोल जाएगा, इस तरह से यहाँ पर इन चीज़ों को मैच किया जाता है। और जो क्या हमें कांस्टेंट लगाने होंगे, क्या क्या हमारे लिए कांस्टेंट की तरह स्थितियाँ काम करेंगी, उन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉपर एनालिसिस जब हो जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारा बनता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए। देन हमारा डिज़ाइन पार्ट आता है, जिसमें हम डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए। आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं, कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, डेटा फ्लो कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा मॉड्यूलरिटी है, स्केलेबिलिटी है, यूजेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी इसमें हम डिफाइन करते हैं। क्या हमारा अच्छे से अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर हो सकता है, एफिशिएंसी कैसी रहेगी, मेंटेनेबिलिटी कैसी रहेगी, रिलायबल होना चाहिए हमारा सिस्टम, और डेवलपर को गाइड करना कोडिंग के समय, इम्प्लीमेंटेशन के समय, ये सब चीज़ें भी इसमें रहती हैं। फेज 4 में हमारा आता है कोडिंग का पार्ट, जिसमें हम देखते हैं कि डेवलपर जो सोर्स कोड लिख रहा है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, किस तरह से हमारा सिस्टम डिज़ाइन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, फंक्शनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैसे काम कर रहे हैं, जो हम कोड राइट कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग हो रही नहीं हो रही, डिबगिंग उसकी हो रही नहीं हो रही, ऑप्टिमाइज कोड है या नहीं है, यानी कि अगर कोई क्वेरी रन कर रहा हो और वहाँ पर आउटपुट जनरेट होने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 10 सेकंड तक कोई यूज़र वेट नहीं करेगा, हार्डली 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, इससे ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए। तो किस तरह से हम अपने सॉल्यूशन से अपनी क्वेरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, डॉक्यूमेंटेशन हम तैयार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी इसमें हम देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं और एरर्स को कम से कम यहाँ पर रखा जाता है। टेस्टिंग के अंदर हमारा सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डिफेक्ट्स को, यूनिट टेस्टिंग रहती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग टेक्निक्स हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। टेस्टिंग से क्या होता है, जो हमारा सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, फंक्शनैलिटी और ज़्यादा इंप्रूवाइज हो जाती है, परफॉर्मेंस के जो इश्यूज आते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो एक बग फ्री एनवायरनमेंट हमें यहाँ पर मिल जाता है अपने सिस्टम का। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हमारा क्या रहता है कि जो भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं वो हमारा लाइव एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ इशू तो नहीं है। हमारा जो सिस्टम इंटीग्रेशन किया है, टेस्टिंग में इंस्टॉलेशन हुआ है, वो उसके लिए हमने सिस्टम यूज़र्स जो है उनकी ट्रेनिंग करी है नहीं करी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग हम उनको काम कराने बैठा दिया हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमने तैयार किया, मेंटेनेंस प्लानिंग हमने बनाया कि हर 2 महीने में, हर 15 दिन में हम अपने सिस्टम की मेंटेनेंस करेंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग भी हमें यहाँ पर करनी होती है, जिससे कि जो ट्रांजिशंस हैं वो हमारे स्मूथली हो जाए। मेंटेनेंस पार्ट के अंदर क्या आता है हमारा कि जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम है वो मेंटेनेबल है, फंक्शनल अच्छे से काम कर रहे हैं, डिप्लॉय हो रखे हैं, जो बग्स हैं, जो एरर्स हैं वो फिक्स हमने कर दी है, परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, फीचर्स अपडेट कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। करेक्टिव और एडेप्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये हमारी 4 तरह की होती हैं जिनको हमें डील करना होता है। लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर क्वालिटी बनी रहे, रिलायबल हमारे आउटकम आते रहें और सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी हमारी अच्छी रहे सॉफ्टवेयर के सिस्टम की, ये भी हमें मैनेज यहाँ पर करना होता है।
तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपके अगर कोई भी क्वेरी या डाउट है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं।